हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की अध्याय 7, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। 6 तक जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख ले। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारे लेसन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक दूसरे से ही मतलब कड़ी के जैसा जुड़ा हुआ है कि अगर आप उससे समझेंगे तो ये भी समझ में आएगा अच्छे से। अगर आप पिछला क्लासेस नहीं देखेंगे अच्छे से तो ये भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप जो ऐसे अच्छे से ज़रूर देखें और समझें, और जो आपको समझ में नहीं आता है हमें कमेंट बॉक्स पे हमें बताएं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय का हमारा नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि क्षेत्र में, यानी कि जो नया नया हर चीज़ विकसित हुआ, जैसे धर्म आया, हर चीज़ जैसे आता गया, तो सांस्कृतिक का निर्माण कैसे हुआ, सांस्कृतिक कैसे आई, ठीक है। इस चीज़ को हम इसमें देखेंगे। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे मान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना, ठीक है। सबसे पहला सामान्य तरीका क्या है? उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें प्रभावित कर देते हैं ना, परिभाषित करते हैं, नहीं बताते उनके बारे में। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं, है ना, तमिल या उड़िया कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो तो तमिल है या तो फिर उड़िया से है ना। तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया जो है भाषा बोलता है, इसीलिए इस तरह से संबोधित करते हैं। जैसे कोई तेलुगु भाषा में जैसे तेलुगु बोल देते हैं, है ना। तो जैसे कोई हैदराबादी भाषा बोलता है, हैदराबादी बोल देते हैं उसको। इस तरह से मतलब उसको जो है परिभाषित करते हैं, है ना। इसलिए भाषा से उन्हें जो है बताते हैं उनके बारे में। तो उसका मतलब क्या होता है? जब उसको हम तमिल या उड़िया बोलते, इसका मतलब है तमिल है या तो फिर उड़िया भाषा जो है बोलता है वो, इसलिए। और तमिलनाडु या उड़ीसा में इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य या नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। यानी कि जब हम हर किसी को ये सब चीज़ें देखते हैं तो हमें हर चीज़ को जोड़ के हमें पता चलता है कि ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इसकी संस्कृति है, वो इसकी संस्कृति है। इस तरह से हमें जोड़ के मिलता है, क्योंकि सब जगह का वस्त्र अलग होता है, पहनने का आभूषण अलग होता है, चित्रकारी अलग होते हैं, काव्य अलग होते हैं, और नृत्य अलग अलग तरह से करते हैं, संगीत अलग अलग होता है, भाषा अलग अलग होती है ना। हर क्षेत्र की हर अलग अलग जो क्षेत्र है वहाँ पे, तो हमें उन्हीं सब चीज़ों से पता चलता है कि वहाँ पे ये चीज़ हम उन्हीं बातों से जोड़ पाते हैं कौन सा क्षेत्र का है, ठीक है। तो उन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं, ठीक है। तो वे समय के साथ साथ बदलती रहती, क्या होती है? समय के साथ साथ बदलती है। और सच तो यह है कि आज भी बदल रही है, ठीक है। सच तो यह है कि आज भी बदल रही है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। ये जो क्षेत्र जो है, क्षेत्र में जो संस्कृतियाँ होती है ना, यानी जटिल प्रक्रिया का मतलब है बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते हुए जो है ये विकसित होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती है, ठीक है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है, ठीक है। जब एक दूसरे को हर चीज़ को बांटते हैं, एक दूसरे को देते हैं ना, इस मतलब तहत जो है विचारों को और भी हर चीज़ों को जब आदान प्रदान करते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ से लेते हैं उन देशों से, और उन देशों का चीज़ कुछ हम अपने देश में अपनाते हैं। तो इससे क्या होता है? आदान प्रदान से एक दूसरे को जो है संपन्न बनाता है इसी से। जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ जो परंपराएं हैं, परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, ठीक है, वो उनकी खुद की होती है, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होते हैं। कुछ भिन्न भिन्न और भी क्षेत्रों में देखो तो लगे एक जैसा ये सब, ठीक है। परंतु इसके अतिरिक्त तो कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकलती है, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें जो है जैसे एक खास इलाके से है या फिर पुराने रीति रिवाज से
इसका मतलब यह है कि जो पुराने ज़माने में लोग जो रीति रिवाजों का पालन करते थे, तो उन चीज़ों को भी हम अभी भी हम देखते हैं कि अभी भी लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि जो जैसा देखता रहता है उस तरह का फिर करता रहता है, इसलिए। परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर देखो तो उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। यानी कहीं कहीं पे क्या है कि जो पुराने टाइम में जो परंपराएं थी वही अपना रहे हैं अभी तक भी, और कुछ होते हैं कि जो नई नई चीज़ों को अपनाते हैं, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं, नई नई चीज़ों को, धर्म को और या क्षेत्र रीति रिवाज होते हैं उनको अपनाते हैं, ठीक है, कुछ बदलाव करते हैं। इस तरह से हर जगह होता है बदलाव, तो सृष्टि का नियम है, ये तो आपको पता है कि बदलाव जो है हमेशा होता रहता है, समय के साथ जो है बदलाव होना भी आवश्यक है, ठीक है। तो हर चीज़ जो है बदलता है। कुछ चीज़ें जो है इसमें यही बताया गया शिव की, कुछ चीज़ें जो है कुछ लोग जो है रीति रिवाजों को पुराने ज़माने टाइम में जो मानते थे वही ही मान रहे हैं, लेकिन कुछ जगह जो है कुछ क्षेत्रों पे जो है अपना एक नया जो है रीति रिवाज बदल कर आया, उभर कर आया है, बदला है। समय के साथ से हर चीज़ बदलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेर और मलयालम भाषा का विकास। चेर भाषा और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए भाषा और क्षेत्र के बीच जो है अंत संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। किससे? भाषा और क्षेत्र के बीच जो है अंत संबंध, भाषा और क्षेत्र के बीच क्या संबंध होता है उसको उदाहरण से हम समझेंगे कैसे हुआ, ठीक है। आरंभ तो महोदयपुरम का चेर राज्य, महादेवपुरम का चेर राज्य है प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में। कहाँ पे है? प्रायद्वीप के दक्षिण के पश्चिम भाग में है। तो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। अभी क्या है वो केरल राज्य का एक हिस्सा है। तो 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। कब किया गया? 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। कौन सी भाषा? मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। तो शासकों ने मलयालम भाषा एक लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया, ठीक है। अपने जो है मतलब शासकों ने क्या कि वहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब शासकों ने क्या किया, मलयालम भाषा एक जो है लिपि का प्रयोग जो है अपनी अभिलेख, जब अपने यहाँ अभिलेख लिखवाया, जैसे कि आप ये देख रहे हो, तो इसमें जो है मलयालम का अभिलेख लिखवाया, ठीक है। चलिए उल्लेख किया। तो वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। यानी कि सबसे पहला उदाहरण देख ले अभिलेखों में क्षेत्रीय भाषा कैसे अपनाया या उस चीज़ को लेकर जो है सबसे पहला जो है हमें ये अभिलेख मिला, ये उदाहरण मिला, सबसे पहला है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ जो है ग्रहण किया। यानी कि जो लोग थे चेर में रहने वाले, उन्होंने जो है संस्कृत की जो परंपराएं जो थी उस समय की, तो उनसे भी जो है बहुत कुछ उन्होंने सीखा, ठीक है। और केरल का जो मंदिर था रंगमंच, ठीक है, केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा जो है इस युग तक जो खोजी जा सकती है, ठीक है। इस युग तक यानी कि अभी भी बोले तो खोजी जा सकती है। तो संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। किस पे था वो? संस्कृत के जो कवि थे, उन्होंने जिस तरह से बताया गया था, जो है काव्यों पर जो है आधारित था वो जो है हमारी मंदिर रंगमंच, ठीक है। तो मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ, सबसे पहला जो मलयालम भाषा की सबसे पहली जो साहित्यिक कृतियाँ थी, जो लगभग कितनी 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। कितनी की? 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की श्रेणी है, यानी सारी क्या है, संस्कृत की ही श्रेणी उसमें है। तो यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है, यानी ये भी बहुत एक रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला, ठीक है, 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है। क्या है? व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, जो जिसे क्या कहते हैं, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। जिसे किस में लिखा गया? मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। मणि प्रवालम शैली का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं जैसे संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग
की और संकेत करता है, यानी कि संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा की ओर जो है यह साथ साथ जो है प्रयोग की ओर संकेत करता है। दोनों इनका मतलब होता है हीरा और मूंगा से मणि प्रवालन जिसे कहते हैं। ठीक है, इस भाषा में लिखा गया था। शासक और धार्मिक परंपराएं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शासक और धार्मिक परंपराएं जगनंथी संप्रदाय। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको सुनने में, बट इसमें थोड़ा ऐसा ही वर्ड आपको मिलने वाला है। तो अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ थी, तो क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई। किससे हुआ? क्षेत्रीय जो जैसे धार्मिक जो उनकी परंपराएं थी उन्हीं से विकसित होती है। तो इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है जैसे कि पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ इसका अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। क्या है? जो उसका क्या है? दुनिया का जो है मालिक है, जो विष्णु है, विष्णु भगवान को मानते हैं, तो इसका जो है पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जगन्नाथ का मतलब है इसका दुनिया का मालिक। ठीक है, आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा, यानी कि एक काष्ठ होता है जो जिसे लकड़ी का किसी का जो हम बनाते हैं ना प्रतिमा, उसको बोलते हैं। तो एक बनाया हुआ है स्थाई निकलता है सॉरी यहाँ से है। प्रतिमा जो है स्थानीय जनजातियां लोगों द्वारा बनाई जाती है, यानी कि वो जो है विष्णु जी का वो काष्ठ जो है बनाते हैं उनका, और वहीं के लोग बनाते हैं, जिससे जो है ये तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूल्यतः एक स्थानीय देवता थे, यानी कि वो स्थानीय एक देवता थे जिन्हें जो है आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। आगे चल के क्या हुआ? ये विष्णु का रूप मान लिया गया। तो 12वीं शताब्दी में गंग एक वंश था। गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा, एक बहुत ज़्यादा एक प्रतापी राजा था जिसका नाम था अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। एक जो राजा थे, है ना, अत्यंत प्रतापी राजा थे जिसका नाम है अनंत वर्मन ने, जो है फिर इसने क्या किया, एक जगन्नाथ के लिए जो है मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद जो है 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने, यानी कि ये तीसरे नंबर पे आया था, तीसरे राजा को बोलते हैं, जैसे कि पहला बैठा, पहला, प्रथम, द्वितीय, तृतीय है अनंग भीम। तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया, यानी कि इन्होंने जो अपना राज्य को किस पे, उसे जगन्नाथ पे, यानी कि विष्णु जी पे ही अर्पित कर दिया, और स्वयं को जो है जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया, यानी कि उनके जो है प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया, मैं उन्हीं का हूँ। ये देखिए इस तरह का काष्ठ कुछ बना, क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण ये है हमारा, कुछ इस तरह का काष्ठ बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही मंदिर देखो, यही मंदिर बनवाया गया, ये अभी भी आपको आप जो है जाके घूम सकते हो, अभी भी यह मंदिर है। अब देखो जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया। ठीक है, यानी कि जब मंदिर बन जाता है तो होता है ना अभी भी, तो एक तीर्थ यात्रा बन जाता है, वो तीर्थ स्थल बन जाता है, तो वहाँ पे लोग जो है बहुत दूर दूर से जो है उस मंदिर में दर्शन करने आते हैं, है ना। तो इस तरह से जैसे जैसे इसका जो महत्व जो है बढ़ता गया, तो सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। ठीक है, जब इसकी महत्व बढ़ती गई तो सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी जो है सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने जैसे उड़ीसा को जीता था। ठीक है, मुगलों ने जीता, मराठों ने, और अंग्रेजी बोलते हैं अंग्रेज को, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले सब ने क्या किया, इन मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। सबने क्या कर लिया, इस मंदिर पे जो है अपना नियंत्रण करने का जो है
प्रयत्न यानी कि बार बार जो है कोशिशें करते रहे। तो वे सब जो है यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन जो है स्वीकार हो जाएगा। ये सोचते थे कि मंदिर पे हमारा अगर कब्जा हो गया, हमारा अगर जो है प्रयत्न मतलब जैसे हमारा अगर नियंत्रण हो गया तो जो शासक है यानी कि जो वहाँ पे लोग हैं, लोग भी क्या होगा उसी राजा को ज़्यादा मानेंगे, उसका जो है एक वर्चस्व यानी कि उसका जो एक बढ़ावा बनेगा, इस तरह से वो दबदबा होगा। इस तरह से सोच के वो उस पर कब्जा करना चाहते थे, उसका नियंत्रण में लाना चाहते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं, चलो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारा, थोड़ा और बड़ा कर लो ताकि आपको साफ दिखाई दे। ओके, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित, राजस्थान में जो स्थित है वो, ठीक है, तो राजपुताना कहते थे उसको। क्या कहते थे? राजपुताना कहते थे। तो मतलब 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश जो थे यानी अंग्रेज जो थे, अंग्रेज लोग जो है, ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश स्थान जो है राजस्थान स्थित है, राजस्थान में स्थित है, राजपुताना कहते थे। ठीक है, इससे जो है ये समझा, एक मिनट, हाँ, इससे ये समझा जा सकता है कि वह जो है एक ऐसा प्रदेश था, वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। इससे क्या पता चलता है कि वहाँ पे सिर्फ राजपूत ही रहा करते थे। राजस्थान में जो स्थित है अभी वो राज्य तो ब्रिटिश थे वो, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं। ठीक है, और ऐसे अनेक समूह थे जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती यानी कि जो उत्तरी थे और मध्यवर्ती भारत के यानी उत्तर के और मध्य के यानी बीच के जो भारत के अनेक क्षेत्र में अपने आप को राजपूत कहते थे। जो उत्तर भारत के उत्तरी दिशा में रहते थे और मध्य यानी बीच में रहते थे, वो जो है उन क्षेत्रों में क्या वो सब अपने आप को क्या बोलते थे, उन क्षेत्रों में जो लोग रहते थे अपने आप को राजपूत कहते थे। ठीक है, ये भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, राजपूतों के अलावा और लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ठीक है, क्या माना जाता है, जो अक्सर ये माना जाता है कि जो राजपूतों ने राजस्थान को यानी कि कहा जाता है, राजपूत कहते हैं कि हमने जो है एक विशिष्ट संस्कृति का प्रदान किया है। किसको? राजस्थान को। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों यानी कि ये सांस्कृतिक परंपराएं जो है वहाँ के जो शासक थे उनको आदर्शों तथा अभिलाषों के साथ जो है घनिष्ठता यानी कि बहुत ज़्यादा करीब से जुड़ी हुई थी। ठीक है, जो वहाँ पे शासक थे उनके आदर्श, एक उनका जो सांस्कृतिक जो उन्होंने जो दिया था उनको, वहाँ पे जो संस्कृति जो मिला राजस्थान को, तो शासक को क्या हुआ, एक आदर्श मिल गया उससे, और एक अभिलाषाएं यानी कि एक इच्छा, एक अभिलाषा मिल गई कि मतलब उनके एक अभिलाषा से वो क्या हुआ, उनसे बहुत करीब से जुड़ गए, घनिष्ठता हो गई। ठीक है, जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर जो है विभिन्न परिवारों के राजपूत जो है राजाओं का शासन रहा। ठीक है, इसका यहाँ है कि 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के, जैसे कि 8वीं शताब्दी में जो राजस्थान था और जो आज का है राजस्थान, तो वहाँ पे जो है जो अधिकांश जो है भाग पर जो विभिन्न परिवारों के राजपूत जो राजाओं का शासन रहा। अभी तक भी जो है क्या है, राजपूतों राजाओं का है शासन रहा। पृथ्वीराज अध्याय 2 में आपने पढ़ा होगा, पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था, है ना। पृथ्वीराज जो है एक ऐसा ही शासक था, सुना होगा आपने।
दूसरा अध्याय में इसके बारे में बताया भी है, जिक्र हुआ है। तो एक ऐसा ही शासक था ये। तो ये शासक जो है ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में जो है संजोए रखते थे। ठीक है, मतलब जो वीर योद्धाएं होती थी जिन्होंने इन पे राज किया था, इन्हीं की तरह एक वो जो हमारा जो पृथ्वीराज है वो भी हमारा शासक था वहीं का, राजस्थान का। तो उनके शूरवीरों जो होते हैं उनके आदर्शों को अपने हृदय में जो है संजोए रखे हैं। ठीक है, जिन्होंने रण क्षेत्र में, जहाँ पे युद्ध होता है, रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्णन किया। यानी कि अपना जो है रण क्षेत्र में जब युद्ध होता है तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को जो है मृत्यु का वर्णन किया। यानी कि अपने आप को उसमें डाल देते हैं, मर के चले गए मगर पीठ नहीं दिखाई। ठीक है, मर के चले गए लेकिन कभी पीठ नहीं दिखाई। तो राजपूत जो है राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। यानी कि आप यहाँ पे काव्यों से पढ़ सकते हैं, गीतों में पढ़ सकते हो, इन सब की जो है कहानियाँ जो है सुरक्षित है। यानी कि अभी तक भी है सुरक्षित, आप उसे पढ़ भी सकते हो। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। ठीक है, विशेष रूप से कहाँ पे प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा जो है गाई जाती है। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और उनसे यह आशा की जाती है कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों की अनुकरण करने के लिए जो है, अनुकरण यानी कि उनको उन्हीं की तरह बताने के लिए उनको बताते हैं कि किस तरह से पृथ्वीराज थे, हमारे शूरवीर किस तरह के थे, उनके बारे में बढ़ाकर जो है बच्चों में साहस पैदा करते हैं। जो आगे आने वाली पीढ़ी होती है उनके लिए जो है ये जन को जो है उनके बारे में बताने के लिए होता है, प्रेरित करता है एवं प्रोत्साहित करते हैं। तो साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते हैं। जो साधारण से जो जनता होती है वो भी इनसे जो है आकर्षित होते हैं इन कहानियों से। जब कहानी को सुना जाता है तो इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता है। यानी कि हर चीज़ इसका जो है कहानियों में बताया जाता है कि मित्रता क्या होती है, प्रेम क्या होता है, शौर्य, क्रोध, कहाँ पे हमें क्रोध को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। उन सब कहानियों से हमें ये सब चीज़ें जानकारी मिलती है। प्रबल जो है यानी बहुत ज़्यादा उसमें जो है संवेगों का चित्रण होता है। ठीक है, क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? यानी कि स्त्रियों को भी इन कहानियों को सुनने का हक था उस समय। तो कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि यानी स्त्रियों के बारे में स्थान प्राप्त था। यानी कि उन कहानियों में क्या स्त्रियों के बारे में भी बताया गया था, ऐसा है। उसमें थोड़ा वो मिस्टेक हो गया, सॉरी फ्रेंड्स। तो इसमें बोला गया है कि क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था, इस कहानियों में स्थान दिया गया था। तो कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी, दोनों में ही अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी कि विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिंता पर निंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें जो है अक्सर इन आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। यानी कि आपको मालूम होगा सती प्रथा में क्या था कि अगर पति का मृत्यु हो जाता था तो पत्नी भी अपने आप को अपने पति के चिता में ही जलकर भस्म हो जाती थी। उन्होंने अपनी मतलब भावनाओं को इस तरह से लेकर के उसमें ऐसा किया था, लेकिन लोगों ने बाद में इसकी ये परंपरा बना दी थी कि सब जो है जो उन भावनाओं से रहेगा तो वो भी ऐसा ही करेगा कि अपने पति के साथ अपने जो उनका जो मृत शरीर है उनको जब उसे जलाया जाता था तो उनके ऊपर उनको भी रख करके बिठा करके उनके साथ जलना पड़ता था। इस तरह का कुछ था। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है,
फ्रेंड्स जो है हम अगले जो है चैप्टर में अपने अगले पार्ट में पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। आपको ये अगर आपने पार्ट देखा तो वो भी पार्ट ज़रूर देखें ताकि आपको ये टॉपिक जो है चीज़ समझ में आए। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथ्यक नृत्य की कहानी। इन सब की हम कहानी, बड़ी रोचक कहानियाँ होती हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए, अगर आपको जानने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।